Today we are going to start is chapter 18. Chapter 18 है evaluation of assurance and annuities. वैसे तो हमने assurance और annuities दोनों को evaluate करना सीखा है, बट उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो हमने प्रीवियस दोनों जो चैप्टर्स किए थे उसके अंदर कवर नहीं किए, तो उसको हम इसमें देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और लाइफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। जैसे होल लाइफ बेनिफिट की बात करें, ठीक है, होल लाइफ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो होल लाइफ का बेनिफिट जो AX था, कैपिटल AX था, वो क्या था? कैपिटल AX था समेशन K इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक V की पावर K प्लस 1 इंटू P ऑफ KX इज इक्वल टू K। ठीक है, ये था। जब हमने KX इज इक्वल टू K की वैल्यू डाल दी थी तो ये बन गया था KX प्लस K KPX इंटू QX प्लस K, ये बन गया था। जब हमने AX निकाला था, एन्युटी की बात की थी, तो हमने कहा था K इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ड्यू के केस में 0 से इन्फिनिटी था, V पावर K इंटू KPX था। ठीक है, देखो हर केस में बेनिफिट क्या था? 1 था, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? देखो हर एक केस में क्या हो रहा है, यहां 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये रहा 1, यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। बेनिफिट 1 था, इसलिए इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चाहे ये हो या ये हो, कि एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की क्या होती है कि अमाउंट पेबल एट टाइम K कितना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर्स, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर मतलब K ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर, जो कि उस वैल्यू को उठा के K से 0 पे ले आए, मतलब उसकी K से 0 पे प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट पेमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट पेमेंट। तो हमेशा कभी भी किसी चीज की एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो यही करना है कि बेनिफिट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय उसके बेनिफिट को मिलने की या बेनिफिट को पे करने की प्रोबेबिलिटी को क्या, मतलब क्या होगी। तो हर EPV को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कितना अमाउंट पे होना है, डिस्काउंट इट बैक ताकि वो स्टार्ट ऑफ पीरियड पे आ जाए, एंड मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी कि वो पेमेंट की जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से किसी भी जो एश्योरेंस है या एन्युटी है उसकी वैल्यू को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एश्योरेंस बेनिफिट की। इवैल्यूएशन ऑफ एश्योरेंस बेनिफिट्स। देखो एश्योरेंस की वैल्यू निकालनी है हमको। देखो टर्म एश्योरेंस और एंडोमेंट एश्योरेंस दोनों हमने पढ़े थे, टर्म एश्योरेंस भी पढ़ा था एंड एंडोमेंट एश्योरेंस भी पढ़ा था। ठीक है, टर्म एश्योरेंस और एंडोमेंट एश्योरेंस के बेनिफिट की कैलकुलेशन ऑलरेडी लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डेफर्ड एश्योरेंस टॉपिक के साथ कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने कहा था कि कोई भी टर्म एश्योरेंस की वैल्यू निकालनी होती है तो दैट इज होल लाइफ माइनस VNNPX इंटू AX प्लस N, क्योंकि AX हर एज के लिए टेबल में दिया होता है, इसलिए इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल था। फिर जब AXN निकालना था तो मैंने कहा था कि टेबल में सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जहां पर X और N का सम 60 या 65 हो। अगर इसके अलावा कुछ आता था तो मैंने कहा था कि हम उसको क्या करते हैं, मैंने कहा था कि हम उसको ब्रेक करते हैं, किस में? टर्म एश्योरेंस में, प्लस में प्योर एंडोमेंट में। टर्म एश्योरेंस तो किसी भी एज के कॉम्बिनेशन के लिए आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और AXN1 तो सिंपली होता क्या है? AXN1 सिंपली होता है VNNPX। तो ये तो चाहे X की और N की जो मर्जी वैल्यू हो,
टेबल से आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बेसिकली जहां पर टर्म एश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना या एंडोमेंट एश्योरेंस कैलकुलेट करना जिसमें कि एक्स और एन का सम 60 या 65 ना हो, बेसिकली ये टॉपिक इस चैप्टर से बिलोंग करता है, बट हम इसको ऑलरेडी जो लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है उसी के अंदर कवर कर चुके हैं, तो मैं इसको इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा। तो प्रैक्टिस के इसके जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इवैल्यूएटिंग एन्युटी बेनिफिट फॉर टेम्परेरी एन्युटी। इवैल्यूएटिंग एन्युटी बेनिफिट्स फॉर टेम्परेरी एन्युटी। ठीक है, देखो ए ड्यू एक्स एन मैंने कहा था कि टेबल में तभी हो सकता है जब एक्स और एन का सम या तो 60 हो या 65 हो। ठीक है, बट अदर कॉम्बिनेशन जो अगर हो जिसमें एक्स और एन का सम 60 ना हो या 65 भी ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर ए ड्यू एक्स एन निकालना है तो हमने क्या किया था, ए ड्यू एक्स माइनस वी एन एन पी एक्स ए ड्यू एक्स प्लस एन, इस तरीके से निकाला था। जब ए एक्स एन निकालना था, ए एक्स एन निकालना था तो हमने किया था होल लाइफ माइनस वी एन एन पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एन किया था। जब ए बार एक्स एन निकालना था तो भी हमने क्या किया था, होल लाइफ माइनस वी एन एन पी एक्स इंटू ए बार एक्स प्लस एन। यानी ये 3 केसेस हमने किए थे जिसमें कि डेफर्ड एन्युटी की हेल्प से हमने टेम्परेरी एन्युटी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, एंड हमने ये भी किया था कि ए बार एक्स जब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ए ड्यू एक्स में से हाफ माइनस कर देते थे। ठीक है, ए एक्स चाहिए होता था तो ए ड्यू एक्स में से 1 माइनस कर देते थे, ये हमने किया था। तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा वैसे तो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, चैप्टर 18 से बिलोंग करता है, बट हम इसको ऑलरेडी चैप्टर 17 के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करने वाले, जब सब कुछ ही उसमें पहले वाले चैप्टर्स में कवर कर लिया तो इसमें क्या रह गया, इसमें भी कई चीजें हैं जो हमने 17 और 16 के अंदर कवर नहीं कर रखी, उनको हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज एन्युटीज का आपस का रिलेशनशिप। ठीक है, एक है ए एक्स इज इक्वल टू वी पी एक्स इंटू ए ड्यू एक्स प्लस 1, शो दैट ए एक्स इसके बराबर होता है। शो दैट तो ठीक है, डेरिवेशन आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम के मतलब जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन में जरूरत है से A50 की, बट क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन की उसमें A ड्यू 51 गिवन है, तो हमारे पास AX और A ड्यू x प्लस 1 की जो रिलेशनशिप है उसकी हेल्प से आप एक गिवन वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगी। देखो जैसे AX है, अगर हम जनरल रीजनिंग से चलें तो इट इज v पावर 1 v पावर 2 v पावर 3 इंटू 3px सो ऑन। अगर मैं इसमें से vpx कॉमन ले लेता हूं तो 1, इसमें से v बचेगा, 2px में से 1px अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, 2px में से अगर हम 1px कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 1px प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट v स्क्वायर 2px प्लस 1 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो कितनी हैं, हमारे पास टर्म्स तो अभी भी इनफाइनाइट हैं, बट वो स्टार्ट कहां से हो रही है, स्टार्ट वो 1 से हो रही है। जो एन्युटी v से स्टार्ट होती है वो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, और जो एन्युटी हमारी 1 से स्टार्ट होती है वो एन्युटी ड्यू होती है। तो दिस इज नथिंग बट द होल लाइफ एन्युटी ड्यू, बट करंट एज जो है पर्सन की क्या है, ए ड्यू
x+1 हमने लिखा, इसका मतलब जो करंट एज है वो x+1 है, यानी कि है तो ये होल लाइफ एन्युटी ही, बस एज बढ़ के x के बदले में क्या हो गई है, x के बदले में एज बढ़ के x+1 हो गई है। ठीक है। सो वैसे भी अगर हम जनरल रीजनिंग से भी देखें, तो x+1 ax होता है जब पेमेंट तो यहां से स्टार्ट हो रही होती है बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पे आती है, और a ड्यू x+1 क्या होगा, जहां पर x+1 से ही पेमेंट स्टार्ट हो रही होगी, तो a ड्यू x+1 आपको प्रेजेंट वैल्यू यहां पे देगा। इस वैल्यू को मुझे एक साल पीछे लेके जाना है तो v⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा। साथ ही a ड्यू x+1 मिलना तभी पॉसिबल है अगर वो x से लेकर x+1 के बीच में अलाइव रहेगा, तो इसलिए उसको 1px से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ax इसके बराबर हो गया। ठीक है, मैथमेटिकल भी हमने देख लिया कि कैसे ट्रू है, एंड जो जनरल रीजनिंग था उससे भी हमने चेक कर लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा डेरिवेशन है वो भी देखते हैं। ये रिजल्ट्स ना आपको याद भी होने चाहिए, डेरिवेशन आने के चांसेस कम है बट रिजल्ट को इस्तेमाल करना जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर a ड्यू xn शो दैट इट इज 1 प्लस axn-1। वैसे तो इसमें कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि a ड्यू xn जो होगा दैट इज 1 प्लस v 1px v⁻2 2px प्लस सो ऑन v⁻n-1 इंटू n-1px। पहली टर्म को छोड़ दूं, जो मैंने बताया v से एन्युटी स्टार्ट होती है वो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है। एज तो करंट x ही है, बस टर्म्स कम होके n की जगह कितनी हो गई हैं, n-1 हो गई हैं। ठीक है, सो a ड्यू xn हमारा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, एक और डेरिवेशन है, शो दैट axn is equal to vpx into a ड्यू x+1 n। a ड्यू axn अगर देखें तो इट इज 1 v⁻1 1px v⁻2 2px v⁻3 3px प्लस सो ऑन अप टू v⁻n इंटू npx होगा। अगर मैं इसमें से v इंटू 1px कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, 1 प्लस v 1px प्लस 1 v⁻2 2px+1 प्लस सो ऑन vn-1 इंटू n-1px प्लस 1। अब ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स एक कम हुई है? यस, नंबर ऑफ टर्म्स क्या पहले से एक कम हुई है या उतनी की उतनी ही है? नंबर ऑफ टर्म्स उतनी की उतनी ही है, बस फर्क क्या पड़ा कि पहले में नंबर ऑफ टर्म में पहली टर्म v इंटू 1px थी, अब उसकी जगह 1 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि ये v इंटू 1px तो रहेगा, बस 1 से स्टार्ट होने वाली एन्युटी ड्यू हो जाती है, करंट एज बढ़ के x+1 हो गई है, नंबर ऑफ टर्म्स स्टिल अभी n की n है। सो axn इज इक्वल टू v इंटू 1px इंटू a ड्यू x+1 फॉर n पीरियड होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बता दो। चलिए एक हम और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हमने एक टर्म पढ़ी थी dx, जो कि क्या था, lx माइनस lx+1 था, यानी dx क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स हु डाइड बिटवीन x एंड x+1। ठीक है, आज हम टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल dx। ठीक है, टेबल में दी होती है वैल्यू। तो ये कैपिटल dx क्या है? कैपिटल dx कहता है v⁻x को lx से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कैपिटल dx आता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो v⁻x क्या है? v⁻x तो डिस्काउंट फैक्टर है। lx क्या है? lx है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स है। एक डिस्काउंट फैक्टर, एक नंबर ऑफ लाइव्स है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका मीनिंग तो कुछ नहीं निकलता।
इनका मीनिंग तो कुछ नहीं निकलता। अब मीनिंग नहीं निकलता, बट कैलकुलेशन पर्पज से हमें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसमें बहुत से ऐसे फंक्शंस की टेबल में कैलकुलेशन दे रखी है जो चाहे देखा जाए तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, बट क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको मल्टीप्लाई करके उनकी कैलकुलेशन करके हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मतलब टेबल में दे रखी है। dx जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेशन फंक्शन, यानी कि चीजों को कैलकुलेट करने में आने वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए उन्होंने टेबल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। यानी ये कॉम्यूटेशन फंक्शन जो होते हैं हमारी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज में टेबल में कैलकुलेट करके दे रखी होती है। सो देखो dx क्या है, v पावर x इंटू lx है। अगर मान लो मैं dx प्लस n की बात करूं तो क्या होगा, v पावर x प्लस n होगा इंटू lx प्लस n होगा। ठीक है, अगर मैं dx प्लस n को dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो v पावर x प्लस n lx प्लस n अपॉन bx lx, यहां x जो भी मैं लिख रहा हूं स्मॉल में है, ये कैपिटल पे मत चले जाना, कैपिटल नहीं है स्मॉल ही है सारे का सारा। v पावर x प्लस n और vx को इकट्ठा करूं तो बनेगा v पावर n। lx प्लस n को मैं अगर lx से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये कहलाएगा npx। यानी कि अगर मुझे v पावर n इंटू npx नॉर्मली कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे v पावर n अलग से निकालना पड़ेगा, npx अलग से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे lx प्लस n अपॉन lx करना पड़ेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहां हमें डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है टेबल में, बट एक प्रॉब्लम छोटी सी है कि dx की वैल्यू जो है ना वो टेबल में सिर्फ 4% पर ही दे रखी है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% है तो आप इस गिवन वैल्यूज का बेनिफिट अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उठा सकते हैं। 6% पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको vn npx को पुराने वाले तरीकों से ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो मान लो मैं आपको कहूं कि मुझे बोला जाए AM92 को इस्तेमाल करते हुए मुझे V10 10P50 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 4% पे, तो मैं सिंपली V10 अलग से निकालूं 10P50 अलग से निकालूं की बजाय मैं सीधा D60 अपॉन D50 कर लूं। ठीक है, टेबल के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए आपको dx का कॉलम दिया हुआ है 4% पे, तो अगर मैं वहां से सीधा सीधा D60 अपॉन D50 देखता हूं, D60 इज 882.85 और D50 इज 1366.61। 882.85 882.85 डिवाइडेड बाय 1366.61 1366.61। और अगर मैं V10 अलग से निकालता और 10P50 अलग से निकालता तो भी मेरा आंसर ऑलमोस्ट सेम आया होता, एग्जैक्टली सेम नहीं, देयर इज अ स्कोप फॉर राउंडिंग डिफरेंस। ठीक है, तो राउंडिंग डिफरेंस की वजह से माइनर डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, बट एक्सेप्टेबल होगी वो डिफरेंस। ठीक है जी, क्लियर है कि dx का किस तरह से इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है प्रीमियम कन्वर्जन इक्वेशंस या प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूले। प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूले, ये जो रिलेशनशिप है ना, हमें ईपीवी ऑफ एश्योरेंस एंड ईपीवी ऑफ एन्युटी के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। यानी कि एन्युटी फंक्शन और एश्योरेंस फंक्शन के बीच की ये रिलेशनशिप को बताते हैं। देखो जैसे ना एक्चुअल टेबल में हमें कुछ टेबल्स ऐसी दे रखी हैं जिसमें ना आपको सिर्फ एन्युटी फैक्टर गिवन है, एश्योरेंस का फैक्टर ही नहीं है। तो इस रिलेशनशिप से हम एक गिवन वैल्यू हो तो दूसरी निकाल सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आपको एश्योरेंस की वैल्यू दे दी जाएगी, जबकि आप जब सॉल्व करने पे आते हो तो आपको देखता है यार यहाँ एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, हमें तो यहाँ एन्युटी की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में एश्योरेंस और एन्युटी का अगर हमें रिलेशनशिप पता हो तो हम उसके एक के बेस पे दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट हर एक
एन्युटी और हर एक एश्योरेंस के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ एक स्पेसिफिक हैं जिनके लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जिनमें से सबसे पहला है होल लाइफ के लिए। होल लाइफ में एन्युटी और एश्योरेंस में ड्यू के केस में, होल लाइफ ड्यू के केस में, ड्यू एन्युटी के केस में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। देखो ए ड्यू एक्स आपको याद होगा क्या होता है, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ड्यू के एक्स प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस वी रेज टू पावर के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी, विच इज 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो होल लाइफ एश्योरेंस की प्रेजेंट वैल्यू का जो एक्सप्रेशन था वो था वी रेज टू पावर के एक्स प्लस 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल लाइफ क्या थी, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होल लाइफ बेनिफिट क्या थी, वो थी ax। तो इसकी जगह पर मैं ax लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय d। सो ax is equal to 1 minus d times a due x. So this is the relationship between annuity and assurance for whole life. ठीक है, अच्छा, जो रिलेशनशिप हमारी अल्टीमेट मोर्टालिटी के लिए वैलिड है, जो रिलेशनशिप हमारी अल्टीमेट मोर्टालिटी के लिए वैलिड है, सेम रिलेशनशिप हमारी सेलेक्ट मोर्टालिटी के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देखता हूं। मान लो ए ड्यू 65, इसकी वैल्यू 12.276 होती है। हमें बोला है फाइंड AM92 4% इंटरेस्ट को यूज करते हुए A65 की वैल्यू निकालो। मुझे पता है A65 क्या होगा, 1 माइनस डी टाइम्स ए ड्यू 65। 1 माइनस डी इज आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू ए ड्यू 65। इससे मैं A65 की कैलकुलेट कर लूंगा, ये वैल्यू आ रही है 0.52785। अब आप टेबल में अगर देखते हो ना इसके वैल्यू, तो माइनर सा वेरिएशन आ सकता है, बट दिस इज जस्ट अ राउंडिंग एरर एंड डिफरेंस जो है वो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो राउंडिंग डिफरेंस की वजह से माइनर सी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, हो सकता है 4th प्लेस, हो सकता है 5th प्लेस पे आए, बट वो डिफरेंस जो है ना एक्सेप्टेबल डिफरेंस होगा वो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट, ये चीज मैंने की किसके लिए, मैंने की होल लाइफ के लिए। अब सेम चीज अगर मैं टेम्परेरी एन्युटी की बात करूं, मैं टेम्परेरी एन्युटी की बात करूं तो क्या होगा। टेम्परेरी एन्युटी अगर आपको याद हो तो ए ड्यू एक्स एन क्या होता था, ये होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ड्यू मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन। यानी कि अगर मर गया तो मरने वाले ईयर के शुरू वाली जो एन्युटी थी वो लास्ट होगी, यानी कि जिस साल जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे एक ज्यादा एन्युटी लेके जान छूट जाएगी हमारी, और नहीं तो एन पे तो उसकी पॉलिसी हम वैसे भी खत्म करने ही वाले हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी रेज टू पावर मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v रेज टू पावर मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन डिवाइडेड बाय डी। अगर आपको एंडोमेंट एश्योरेंस का कुछ याद हो, एंडोमेंट एश्योरेंस, उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, हमने कहा था कुछ नहीं मिलेगा अगर एन से पहले मर गया तो। ठीक है, ऐसा बोला था क्या? नहीं, हमने कहा था कि अगर एन से पहले मर गया तो मरने वाले ईयर के एंड पे पैसा दे देंगे, और अगर एन या उसके बाद मरा तो हम
एन पे पैसा दे देंगे, हमने यही कहा था। तो इसको हम सिंगल टर्म में ऐसे भी लिख सकते थे कि v रेज टू पावर मिनिमम ऑफ kx+1, यानी जो भी चीज पहले आएगी ना, जो भी चीज पहले आएगी, अगर उसकी डेथ पहले हो जाती है तो डेथ वाले ईयर के जो एंड पे पैसा मिल जाएगा। अगर उसकी डेथ पहले हो जाती है तो डेथ वाले ईयर के एंड पे पैसा मिल जाएगा। अगर एन पहले आ जाता है, यानी कि मरा नहीं है, जिंदा है एन तक, तो हम उसको एन पे पैसा दे के अपने हाथ जोड़ देंगे, बस जी हो गया हमारा काम। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, अगर आपको याद हो तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हमने निकाली थी तो वो थी AXN। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - AXN डिवाइडेड बाय D। ठीक है, सो यहां से हमारी AXN की वैल्यू आ गई 1 - D टाइम्स A ड्यू XN। और जैसे मैंने पहले कहा था कि सेम रिलेशनशिप जो अल्टीमेट मोर्टालिटी के लिए वैलिड है, सेम रिलेशनशिप हमारी सेलेक्ट मोर्टालिटी के लिए भी वैलिड ही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा किसका केस, प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूले। किसके लिए, होल लाइफ के लिए एंड टेम्परेरी एन्युटी के लिए। अगर कंटिन्यूअस का केस हो, अगर कंटिन्यूअसली पेबल एन्युटी का केस होता तो क्या होता, A बार x इज इक्वल टू होता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A बार TX, विच इज नथिंग बट 1 - V टू द पावर TX डिवाइडेड बाय डेल्टा होता। 1 - V टू द पावर TX डिवाइडेड बाय डेल्टा होता। 1 - एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTX डिवाइडेड बाय डेल्टा होता। एंड अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब EVTX किया था तो ये क्या था, इफ 1 रुपी इज पेबल, जब भी उसकी डेथ होगी, होल लाइफ एश्योरेंस के केस में 1 रुपी का बेनिफिट, when death benefit is payable immediately on death, when the benefit is payable immediately on death, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो हुआ करती थी V टू द पावर TX होती थी, और उसकी जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू थी वो हमारी कैपिटल A बार X के बराबर थी। तो ये क्या हो जाएगा, A बार X डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो हमारे पास A बार X क्या हो गया, 1 - डेल्टा टाइम्स A बार X, 1 - डेल्टा टाइम्स A बार X। एंड सेम रिलेशनशिप फिर से बोल रहा हूं, जो अल्टीमेट के लिए वैलिड है, सेम रिलेशनशिप हमारी सेलेक्ट के लिए भी वैलिड है। ठीक है जी, तो ये केस हुए हमारे प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूले। ठीक है, देयर इज नो प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर टर्म एश्योरेंस। ध्यान रहे, आगे कई बार आपको लगेगा कि हाँ जी इसमें हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रीमियम कन्वर्जन फॉर्मूला हमारा टर्म एश्योरेंस के लिए है ही नहीं। किसके लिए है, होल लाइफ के लिए है या टेम्परेरी एन्युटी के लिए है। ड्यू के लिए भी नहीं है, होल लाइफ ड्यू के लिए है, ऑर्डिनरी के लिए नहीं है, इमीडिएटली के लिए जो कंटिन्यूअसली पेबल के लिए है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में ये तो कर लिया था, जब हमने सिंपल लेवल एन्युटी पढ़ा था तो हमने कहा था एक होती है एन्युटी ड्यू जिसमें एडवांस में पे होता है, दूसरी होती है ऑर्डिनरी जिसमें इन एरियर पे होता है, एक हमने किया था कंटिन्यूअस जिसमें यूनिफॉर्मली पे होता है, चौथी एक थी जिसमें हमने कहा था पीएथली पे होता है, जिसको हमने ANP से डिनोट किया था या ADUNP से डिनोट किया था, प्रेजेंट वैल्यू को हमने इससे डिनोट किया था। तो इसी तरह से वो थी हमारी सर्टेन एन्युटी, यानी कि एक फिक्स टाइम तक मिलनी ही मिलनी थी। अगर मान लो ऐसा होता कि होल लाइफ एन्युटी है,
बट पेबल जो है साल में P टाइम्स है। यहां पर हम P टाइम्स ना बोल के उसको M टाइम्स बोलते हैं। तो हम इसमें अब करने जा रहे हैं EPV ऑफ एन्युटीज, EPV ऑफ एन्युटीज पेबल M टाइम्स, पेबल M टाइम्स इन अ पीरियड, बट यहां नॉर्मली पीरियड 1 साल का होता है, इसलिए हम इन अ ईयर ही बोल के चलते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर हम कोई एश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, एश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो उस हमें ना उस पर प्रीमियम पेमेंट के, एनुअल पेमेंट के अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मतलब हर बंदा तो इकट्ठा पे नहीं कर सकता ना, कोई कहता है यार मैं मंथली पे कर सकता हूँ, कोई कहता है ठीक है क्वार्टरली तो पे कर दूंगा, मतलब 20,000 रुपये इकट्ठा एक महीने में दूंगा तो मेरा बजट खराब हो जाएगा, मैं 5,000 रुपये मंथली जो है क्वार्टरली दे सकता हूँ, या कहता है जी मेरे से आप 1,800 रुपये मंथली ले लो। तो इस तरह से यानी कि एनुअल के अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एक्सेट्रा। इसी तरह अगर एन्युटी बेनिफिट मिलने वाले की बात हुई, तो मैंने प्रीमियम देने की बात की, अगर एन्युटी का बेनिफिट मिलने की बात हो रही तो हो सकता है कि बेनिफिट लेने वाला ये चाहे कि मुझे अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बेनिफिट मंथली पार्ट्स में चाहिए। ठीक है ना, हम बोलते हैं नहीं साल में आपको इकट्ठा हम 1,20,000 दे देंगे, वो कहता है साल तक जिंदा तक रहने दो मुझे, यानी कि वो कहता है मेरे पास खर्चे को पैसे नहीं है। तो हम कहते हैं ठीक है फिर आप 10,000 रुपये महीना ले लो फिर आप। ठीक है, मतलब वैसे एग्जैक्टली डिवाइड बाय 12 नहीं होता, फर्क होता है, बट मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ पेइंग हम 1 रुपी ओवर अ कंप्लीट ईयर, हम उसको 1/m रुपीज के m पार्ट्स में पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो अगर होल लाइफ एन्युटी की मैं बात करूं, अगर मैं होल लाइफ एन्युटी पेबल M टाइम्स की बात करूं तो क्या होगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे AX, उसको हम डिनोट करेंगे या तो AX पेबल M टाइम्स में, ठीक है, या हम कहेंगे A ड्यू X पेबल M टाइम्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब होगा कि X प्लस 1/m पे 1/m अमाउंट पे हो रहा है, x प्लस 2/m पे 1/m अमाउंट पे हो रहा है, x प्लस 3/m पे 1/m अमाउंट पे हो रहा है, एंड सो ऑन। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो उसको मैं AXM से डिनोट करूंगा। तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी 1/m v की पावर 1/m इंटू 1/mPX प्लस 1/m v की पावर 1/m 2/m पीछे आए ना, इंटू 2/mPX प्लस 1/m v की पावर 3/m इंटू 3/mPX प्लस सो ऑन। इसमें से मैं 1/m को ले जाता हूं बाहर, तो बचा क्या, v 1/m 1/mPX, v 2/m 2/mPX। तो देखो चेंज कौन हो रहा है, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं, नीचे m सेम है, x सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ v की पावर t/m इंटू t/mPX। अगर मैं t को 1 लूंगा तो मेरी पहली टर्म आ जाएगी, t को 2 लूंगा मेरी दूसरी टर्म आ जाएगी, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक मुझे इसको ऐड करना है। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, v की पावर t/m lx प्लस t/m डिवाइडेड बाय lx। ठीक है, सो अगर lx का एक्सप्रेशन हमें पता हो, अगर lx का एक्सप्रेशन पता हो तो इस एन्युटी की वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा। ठीक है भाई, lx का मुझे वैल्यू पता है तो जितनी भी 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज डालनी है मैं डाल लूंगा उसका। बट अगर lx का एक्सप्रेशन की वैल्यू, lx का एक्सप्रेशन नोन ही नहीं है, ठीक है, lx का एक्सप्रेशन कोई गिवन नहीं है, तो हमें इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज करना होगा। ठीक है, तो हमें इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज करना होगा। अप्रॉक्सीमेशन के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग पहले डायरेक्टली बता रहा हूं, एंड ऑफ द क्लास पे मैं इसको डिराइव भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला है वो है, अगर a ड्यू x m निकालना हो, ये दो रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली विदाउट प्रूफ याद रखेंगे कि a x
ड्यू एक्स पेबल m टाइम्स अगर निकालना हो तो इट इज a ड्यू एक्स माइनस में m माइनस 1/2m होता है, और अगर a x पेबल m टाइम्स चाहिए हो तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली a x प्लस m माइनस 1/2m होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको मान लिया कि ये अप्रॉक्सीमेशन मेरा इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे a ड्यू एक्स और a एक्स में एक पेमेंट का 1 रुपये का डिफरेंस होता है, सेम इसी तरीके से अगर a ड्यू एक्स m की मैं बात करूं ना, ठीक है, और a एक्स m की बात करूं तो उसमें भी एक पेमेंट का, बट यहां पर पेमेंट, हर पेमेंट कितने की है, 1 रुपये की नहीं है, यहां पर हर पेमेंट जो है 1/m रुपये की है, तो ये जो है हमारा 1/m प्लस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1/m प्लस इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर 1/m, इस फॉर्मूले में से 1/m माइनस कर दो तो आप देखोगे कि आपकी AXM की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो AXM हो या A ड्यू XM हो, दोनों में हर पेमेंट 1/m की होगी, इसलिए दोनों में डिफरेंस भी जो है एक पेमेंट का है, जो कि कितना है, 1/m का ही है। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है AM92 को यूज करते हुए मुझे A ड्यू 40 पेबल 12 की वैल्यू चाहिए, 4% इंटरेस्ट है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, A ड्यू 40 12 इज इक्वल टू, यहां पर M मेरा कितना है, 12 है, तो दिस इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली A ड्यू 40 माइनस में M माइनस 1/2 इंटू M, तो ये मेरा हो जाएगा A ड्यू 40 की टेबल वैल्यू में से 13/24 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा A ड्यू 40 पेबल 12 टाइम्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू तो टेबल से मिल जाएगी, उसमें से जस्ट मुझे 13/24 को माइनस करना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर यही मेरा टेम्परेरी एन्युटी पेबल m टाइम्स का केस आ जाता, A ड्यू एक्स n पेबल m टाइम्स की बात हो रही है, तो क्या होगा। देखो वैसे मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेरी एन्युटी होता है दैट इज होल लाइफ एन्युटी, माइनस में VNNPX इंटू A ड्यू एक्स प्लस n होता है। अब A ड्यू एक्स m का तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये A ड्यू एक्स माइनस में m माइनस 1/2m होता है, माइनस VNNPX A ड्यू एक्स प्लस n माइनस में m माइनस 1/2m होता है। यहां पर मैं A ड्यू एक्स माइनस VNNPX A ड्यू एक्स प्लस n को कर लेता हूं इकट्ठा, यानी मैंने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर दिया, माइनस में m माइनस 1/2m प्लस में VNNPX इंटू m माइनस 1/2m, बाकी टर्म्स इकट्ठी हो गई। ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बन गया A ड्यू एक्स n। इन दोनों में से m माइनस 1/2m मैं अगर कॉमन ले लेता हूं, आई गेट 1 माइनस VNNPX। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो आप इसको चाहो तो dx प्लस n अपॉन dx लिख सकते हो, अगर 4% है तो, नहीं तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा VNNPX को। सो आपका जो m टाइम्स पेबल वाला कॉन्सेप्ट था उसमें सीधा सा तरीका क्या है कि m टाइम्स को पहले हमने जब लेवल एन्युटी पढ़ा था, ठीक है, जब पहले वाले सर्टेन एन्युटीज के केस में लेवल एन्युटी पढ़ा था तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया था, हमने उसके फॉर्मूले बना दिए थे। इसमें क्या है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि टेबल में से देखना है। हमें जो देखना है, वो हमें जो करना है वो क्या करना है, टेबल की वैल्यू किसकी है, एन्युटी ड्यू की, तो हमें ड्यू के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है ताकि टेबल में से ड्यू की वैल्यू देख के उसको एडजस्ट करके हम A ड्यू एक्स पेबल m टाइम्स की या A एक्स पेबल m टाइम्स की वैल्यू निकाल सकें।
ठीक है, चलिए इसका भी डेरिवेशन वैसे एग्जाम में आ रखा है, इसका डेरिवेशन इसका आ रखा है, बट अब ऑनलाइन के में होने की वजह से डेरिवेशन आने की जिसमें मैथमेटिकल टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो कोशिश की जाती है कि वो चीज़ ना दी जाए। तो इसलिए बस पता होना चाहिए कि फार्मूला है क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था a बार x जो होता है a ड्यू x माइनस हाफ होता है अप्रॉक्सीमेटली। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि कंटिन्यूअसली पेबल एनुटी के लिए ड्यू में से हाफ माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। देखो a बार x बेसिकली क्या होता है, a बार x इज नथिंग बट a ड्यू x पेबल m टाइम्स, बस m अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए। a बार x मतलब कंटिन्यूअसली पेबल है, और m टाइम्स का मतलब होता है m टाइम्स पेबल है। अगर m इतना बड़ा हो जाए, अगर m इतना बड़ा हो जाए कि वो इनफाइनाइट पार्ट्स हो गए, तो उसको हम a बार x कह देते हैं। अब दिस इज a ड्यू x माइनस में m माइनस 1/2m। अब a ड्यू x में तो m है नहीं, ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, लिमिट m अप्रोचिंग टू इंफिनिटी m माइनस 1/2m। तो जब भी इनफाइनाइट लिमिट होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ m होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे मैंने m से डिवाइड किया तो ये आ गया। क्योंकि m अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है तो 1/m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये a ड्यू x माइनस में 1 माइनस 0/2 यानी कि a ड्यू x माइनस हाफ हो गया। तो a बार x बेसिकली जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था वो यहां से निकला था। ठीक है, पहले हमने डायरेक्टली सिर्फ उसको यूज किया था, उसके पीछे का लॉजिक ये था। आप चाहो तो a बार x इज इक्वल टू लिमिट m अप्रोचिंग इंफिनिटी axm भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसकी हेल्प से आप ax प्लस हाफ का रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर m इंफिनिटी है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो एडवांस में पेमेंट हो रही है या इन एरियर हो रही है। ठीक है ना, सो axm का सेम ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो माइनस हाफ हो रहा था उसमें रिजल्ट में आपका प्लस हाफ का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज